हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की हम इस क्लास में 3D जियोमेट्री से समतल के बारे में पढ़ते हैं कि समतल क्या होता है, प्लेन क्या होता है, यह पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं कि परिभाषा क्या है। यदि मेरे पास कोई एक पृष्ठ है, जैसे मैंने ये पृष्ठ लिया, ये मेरे पास एक पृष्ठ था कि यदि मेरे पास कोई एक पृष्ठ है, उस पृष्ठ पर यदि कोई दो बिंदु हैं, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यदि उस पृष्ठ पर पूर्णतया स्थित है तो हम उस पृष्ठ को समतल कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि यदि ये हमारे पास एक पृष्ठ है, उस पृष्ठ पर यदि कोई दो बिंदु है, ये ए बिंदु है, ये बिंदु बी है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हुई ए बी, यदि यह ए बी रेखा इस पृष्ठ पर स्थित है तो हम इस पृष्ठ को समतल कहते हैं। इस पृष्ठ को हम क्या कहेंगे? समतल। अब हम बात करते हैं कि एक हमारे पास जो समतल है, उस समतल का इक्वेशन, उस समतल की इक्वेशन हम किस प्रकार से ज्ञात करें, ये हम देखते हैं। देखो, समतल का समीकरण, इसके लिए कंडीशन है समतल का समीकरण, या हम कहेंगे इक्वेशन। ठीक है। अब इसके लिए कंडीशन क्या है कि यदि मेरे पास 3D में एक समतल है या एक पृष्ठ है, देखो जैसे मान लेते हैं ये एक मेरे पास पृष्ठ है, यदि इस पृष्ठ पर कोई बिंदु ए स्थित है, ठीक है, या मैं कहूं किसी बिंदु ए से यदि यह पृष्ठ गुजरता है, ठीक है, और इस बिंदु ए का स्थिति सदिश है, वह है, उससे डिनोटेड कर रहा हूं मैं ए सदिश, और इस समतल के लंबवत, इस समतल के लंबवत हमारे पास कोई सदिश है जिसको मैं एन सदिश से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो उस कंडीशन में इस समतल का हमें इक्वेशन या समीकरण ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, ऐसी कंडीशन में यदि मैं यहां से पृष्ठ पर कोई एक बिंदु P लेता हूं, ठीक है, और इस बिंदु P का जो स्थिति सदिश है वह है R सदिश है, ठीक है। अब इस पृष्ठ पर बिंदु P हुआ, इस पृष्ठ पर बिंदु A हुआ, ये जो N सदिश है ये इस पृष्ठ के लंबवत है। यदि मैं इन दोनों बिंदुओं को मिलाता हूं तो मेरे पास एक रेखा बनी और ये रेखा आई AP, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो AP रेखा आई, ये जो AP रेखा आई, ये है AP रेखा इस N सदिश की, क्योंकि N सदिश इस पूरे ही पृष्ठ के लंबवत है, तो इसका मतलब इस रेखा के भी ये क्या होगा? लंबवत होगा। तो हम कहेंगे कि ये जो रेखा है कौन सी? AP रेखा। ये AP रेखा N सदिश के क्या है? लंबवत है। तो हमें पता है कि यदि मेरे पास कोई दो सदिश परस्पर लंबवत है तो उन दोनों सदिशों का अदिश गुणन 0 के बराबर होता है। तो ऐसे ही हम इनका अदिश गुणन ज्ञात करते हैं, तो हमारे पास यहां से देखो क्या आता है। यदि हम इनका अदिश गुणन ज्ञात करें तो अदिश गुणन किसका ज्ञात करेंगे? AP सदिश डॉट N सदिश, इनका अदिश गुणन 0 के बराबर आता है। AP सदिश यहां से हमारे पास आ रहा है R सदिश माइनस A सदिश डॉट, ये आ चुका है N सदिश, ये इक्वल आ चुका है 0 के। यदि मैं इनको अंदर गुणा करता हूं, अंदर गुणा करते हैं तो हमारे पास यहां से आता है R सदिश डॉट N सदिश और माइनस A सदिश डॉट N सदिश, वो आ गया 0 के बराबर। अब इसको यदि मैं उस साइड लेके जाता हूं तो यहां से आता है N सदिश R सदिश डॉट N सदिश, ये इक्वल हो गया A सदिश डॉट N सदिश। अब ये कोई दो सदिश है, इन दोनों सदिशों का अदिश गुणन हमें पता है, एक अदिश राशि प्राप्त होती है, एक अदिश मान प्राप्त होता है। तो मैं इसको ऐसे मान लेता हूं कि A सदिश डॉट N सदिश ये इक्वल है किसके? D के, किसी D के इक्वल है, ठीक है बच्चों। स्थिरांक है कोई, उसके इक्वल। तो उस कंडीशन में R सदिश डॉट N सदिश वो इक्वल हो चुका है D के, वो इक्वल क्या है? D के। और यही समतल का सदिश समीकरण है, यही समतल का क्या है? सदिश समीकरण। तो समतल का सदिश समीकरण क्या है? जब वह किसी एक बिंदु से गुजरता है और एक कोई सदिश है वो उसके लंबवत है, तो उस कंडीशन में समतल का सदिश समीकरण क्या हुआ? R सदिश डॉट N सदिश इक्वल टू D, ठीक है। अब उसके बाद इसका कार्तीय समीकरण ज्ञात करते हैं, तो मैं यहां से कहूंगा कि मानना कि
आर सदिश हमने कोई बिंदु माना था, इसलिए इसके निर्देशांक, इसके सदिश लेते हैं, सदिश रूप लिखते हैं xi के प्लस yj के प्लस zk के। n सदिश यहां से हम मान लेते हैं ai के प्लस bj के प्लस ck के। तो उस कंडीशन में यहां से हम इसके डाटा लिखें तो यहां से हमारे पास आता है xi के प्लस yj के प्लस zk के और डॉट यहां से आ गया ai के प्लस bj के प्लस ck के और वह बराबर है किसके 0। अब हम इनका अदिश गुणन करते हैं, अदिश गुणन करते हैं तो xi के इससे गुणा हुआ तो ax और यहां से हमारे पास इससे मल्टीप्लाई हुआ तो by और इससे मल्टीप्लाई हुआ तो यहां से आया cz और वो इक्वल आ चुका है किसके, अच्छा सॉरी 0 नहीं, हाँ d है यहाँ, ये देखो d चला, इक्वल किसके हुआ d के। अब इस d को हम इधर ले आते हैं तो यहां से आ जाएगा ax प्लस by प्लस cz माइनस d बराबर क्या हो गया 0। अब देखो ये जो d है इसको मैं पॉजिटिव भी कर सकता हूं, नेगेटिव भी कर सकता हूं कि d कैसा है, एक स्थिरांक है। तो उस कंडीशन में मैं यहां से इसको ऐसे लिखूं कि ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू क्या आ चुका है 0। या फिर हम यहाँ चेंजेज कर सकते हैं, यहाँ हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि a सदिश डॉट n सदिश वो किसके इक्वल है p के, वो भी एक कोई स्थिरांक है। तो उस कंडीशन में इस d की जगह कौन आ गया p आ चुका है, ऐसे ही इस कंडीशन में यहाँ p आ चुका है, ऐसे इस कंडीशन में यहाँ p आ चुका है। हमने यहाँ माइनस p इक्वल टू लिखा d, एक स्थिरांक को किसी एक अन्य स्थिरांक के द्वारा निरूपित किया। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो समीकरण आया वह क्या आया ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर क्या हुआ 0। ये है उस समतल का कार्तीय समीकरण, ये है उस समतल का कार्तीय समीकरण। तो हमने ये देखा कि हमारे पास यदि कोई एक समतल है तो उस समतल का सदिश समीकरण क्या होगा r सदिश डॉट n सदिश इक्वल टू d और उस समतल का कार्तीय समीकरण क्या होगा कि ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू क्या हो गया 0 हो चुका है। तो ये तो हो गया समतल का समीकरण की बात, ठीक है। अब यदि मैं कहूं कि मेरे पास कोई एक घातीय समीकरण दे रखा है और किस किस के साथ दे रखा है, यदि x y और z का के साथ यदि मेरे पास कोई एक घातीय समीकरण दे रखा है तो हमें सिद्ध करना है कि वह एक घातीय समीकरण क्या है, एक समतल के समीकरण को निरूपित करता है। तो देखो मैं कहूंगा कि माना कि x y और z का एक घातीय समीकरण, यदि ये समीकरण देखें तो ये आता है कि ax प्लस by प्लस cz और प्लस d ये इक्वल टू आया 0। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या देते हैं फर्स्ट या फर्स्ट देते हैं। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट हम इस पे कहेंगे कि ये इक्वेशन जो फर्स्ट है ये है एक पृष्ठ है, ठीक है। हम कहेंगे कि ये है क्या है पृष्ठ है, ठीक है। एक पृष्ठ है जिस पर कोई दो बिंदु P जिसके निर्देशांक में लिख रहा हूं x1 y1 z1 और Q x2 y2 और z2 स्थित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये दोनों बिंदु उस पृष्ठ पर जिसका समीकरण ये है यदि उस पर स्थित है तो ये जो बिंदु के निर्देशांक है यह बिंदु के निर्देशांक इस समीकरण को क्या करेंगे संतुष्ट करेंगे। तो इसलिए हम कहेंगे ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल टू आ चुका है 0। ये इक्वेशन नंबर हो गई 2 और ये इस बिंदु पर भी या इस बिंदु के निर्देशांक भी इस समीकरण को क्या करेंगे संतुष्ट। तो उस कंडीशन में ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस d इक्वल टू हो चुका है 0। ये इक्वेशन नंबर आ चुकी है 3। अब मैं क्या करता हूं इक्वेशन 3 को k से गुणा कर इक्वेशन 2 में जोड़ने पर अगर इक्वेशन 3 को मैं
k से गुणा करते हुए इक्वेशन 2 में जोड़ता हूं तो देखो क्या आता है, a के x2 प्लस b के y2 प्लस c के z2 प्लस के d प्लस यहां से ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इक्वल टू क्या हो चुका है 0। यहां से मैं इन दोनों से a को कॉमन लेता हूं तो a को कॉमन लिया, बचा ax2 प्लस x1 प्लस b को कॉमन लिया तो यहां से बचा ky2 प्लस बचा y1 और c को कॉमन लिया तो kz2 प्लस z1 और यहां यदि d को कॉमन लेते हैं तो k प्लस 1 और इक्वल टू आ गया 0। अब k प्लस 1 से मैं डिवाइड करता हूं सबको तो यहां से हमारे पास ये आता है, देखो यहां से आया कि a इंटू के x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 प्लस b इंटू के y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1 और प्लस c इंटू के z2 प्लस z1 अपॉन k प्लस 1 और प्लस b इक्वल टू क्या हो चुका है 0। और इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूं 4। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास ये एक कोई दो बिंदु है, एक बिंदु P है, एक बिंदु क्या है Q। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कोई बिंदु R है, कोई बिंदु क्या है R, वह बिंदु R इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को K अनुपात 1 में विभाजित करता है, K अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो मैं कहूंगा कि रेखा PQ को कोई बिंदु R के अनुपात 1 में विभाजित करता है तो बिंदु R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक, यदि यहां से हम बिंदु R के निर्देशांक ज्ञात करें तो बिंदु R के जो निर्देशांक है वह है हमारे पास, देखो क्या आएगा, वो आया बिंदु R के निर्देशांक kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, दूसरा ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, तीसरा kz2 प्लस z1 अपॉन k प्लस 1। यही आएंगे बिंदु R का निर्देशांक, ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं सदिश में। ठीक है, तो ये बिंदु के निर्देशांक है। अब ये देखो कि यदि ये बिंदु का मान मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूं, मैं कहूं कि बिंदु R का मान यदि इक्वेशन 1 में रखते हैं तो हमें इक्वेशन 4 प्राप्त होती है। अब देखो यहां से हमने ये देखा कि यदि मैं बिंदु R का मान इक्वेशन 1 में रखता हूं, यदि मैंने इसमें रखा तो हमें इक्वेशन नंबर कौन सी प्राप्त हुई 4। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास पृष्ठ है उस पृष्ठ पर बिंदु P और जो Q स्थित है उसी पृष्ठ पर बिंदु कौन सा है R स्थित है, उसी पृष्ठ पर बिंदु कौन सा स्थित है R स्थित है और ये बिंदु उस पर भी स्थित है, पृष्ठ पर बिंदु P भी स्थित है, बिंदु Q भी स्थित है। इसका मतलब वह बिंदु क्या पाया गया, एक समतल है, नहीं सॉरी, वह पृष्ठ क्या पाया गया, एक समतल पाया गया। इसलिए ये जो हमारे पास समीकरण आया ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, यह एक समतल के समीकरण को निरूपित करता है। और हमें यही प्रूव करना था कि यदि मेरे पास कोई एक घातीय समीकरण है, x, y और z में एक घातीय समीकरण दे रखा है, तो वह समीकरण हमेशा समतल के समीकरण को निरूपित करेगा। तो हमने ये प्रूव किया। हम यहाँ से लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि बिंदु R का मान इक्वेशन 1 में रखते हैं तो इक्वेशन हमें 4 प्राप्त होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बिंदु जो R है वह है बिंदु रेखा PQ को मिलाने वाली रेखा को के अनुपात 1 में विभाजित करता है और बिंदु जो R है वह पृष्ठ पर भी स्थित है। ठीक है, उसी पृष्ठ पर स्थित है। इसका मतलब वह पृष्ठ हमारे पास क्या हुआ, वही पृष्ठ हमारे पास समतल हुआ और यह जो समीकरण है ये समतल के समीकरण को निरूपित करता है। ये हो गई बात इनकी। अब देखो हमारे पास आता है कि यदि मेरे पास
कोई एक बिंदु से कोई समतल गुजरता है तो उस कंडीशन में उस समतल का समीकरण क्या होता है। यहां से मैं कहूं किसी बिंदु ए जिसके निर्देशांक x1, y1, z1 है से गुजरने वाले समतल का समीकरण। अब देखो बच्चों, हमने ये पढ़ा था कि चूंकि समतल का हमारे पास अभी जो कार्तीय समीकरण है वह क्या आया, वह आया ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर क्या आया, 0। ये हो गई इक्वेशन। अब देखो ये जो समतल है ये है समतल इस बिंदु से गुजरता है, इसका मतलब ये जो बिंदु के निर्देशांक है यह इस समतल को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो मैं कहूंगा कि चूंकि समतल बिंदु ए से गुजरता है, अगर इससे गुजरता है तो इस समीकरण को ये संतुष्ट करेंगे। तो यहां आ गया ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस b बराबर हो गया 0। ये इक्वेशन नंबर हो गई सेकंड। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं। यदि मैंने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाता हूं तो यहां से आता है कि यहां से, या इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाता हूं तो यहां से मेरे पास आता है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस जेड इक्वल टू क्या हो गया, 0। और यही जो समीकरण आया है वह है एक बिंदु से गुजरने वाला समतल का समीकरण है, समतल का समीकरण है। तो ये जो समीकरण है कि a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस जेड इक्वल टू 0, वह है हमारे पास उस समतल का समीकरण। अब देखो कुछ विशेष परिस्थितियां हैं हमारे पास, जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि यदि हमारे पास की विशेष परिस्थितियों के बारे में पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले मैं कहता हूं पहली कंडीशन है यदि वाली, दूसरा है समतल का रूप, ठीक है, और यहां से हमारे पास आता है निष्कर्ष। अब देखो पहली कंडीशन है, यदि मैं यहां से समतल के समीकरण को लिखूं तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर क्या है, 0। अब यहां से देखें पहली कंडीशन आ रही है कि यदि d बराबर मेरे पास क्या हो, 0। यदि d बराबर मेरे पास क्या हो, 0, तो हमारे पास यहां से समतल का समीकरण क्या बन जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, वो किसके बराबर हो गया, 0। अब देखो यहां से ये कंडीशन आ गई तो इसका मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर 0 आ चुका है। तो ये कंडीशन कब होगी, ये हमारे पास पूरा इक्वेशन 0 के कब बनेगा, जब x का मान 0, y का मान 0, z का मान 0 हो तभी बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि समतल मूल बिंदु से गुजरता है। अब दूसरी कंडीशन है हमारे पास, दूसरी में हम फर्स्ट भाग बनाते हैं। इसमें पहला भाग आएगा a बराबर 0, दूसरा भाग बनाते हैं b बराबर 0 और तीसरा भाग बनाते हैं c बराबर 0। यदि a बराबर 0 होता है तो उस कंडीशन में हमारे पास समतल का जो रूप आता है वह आएगा by प्लस सी जेड प्लस डी बराबर हो गया 0। यदि b बराबर 0 करते हैं तब उस कंडीशन में ax प्लस b बराबर 0 किया तो सी जेड प्लस डी बराबर 0 आया। यदि c बराबर 0 करते हैं तो यहां से आता है ax प्लस बी वाई प्लस डी बराबर क्या आया, 0। अब देखो a का मान क्या हो गया, 0, तो यहां से a का मान क्या हो चुका है, हट चुका है। तो उस कंडीशन में हमारे पास ये जो समतल है ये है समतल x अक्ष के समांतर होगा। किसके समांतर होगा, जब हमारे पास समीकरण ये दे रखा है और हमारे पास a का मान यदि 0 पाया जाता है, a का मान यदि हमारे पास 0 पाया जाता है तो समतल x अक्ष के समांतर होगा।
क्योंकि तभी हमारे पास ए का मान क्या आएगा 0। दूसरा, यदि बी का मान 0 पाया जाता है तो उस कंडीशन में समतल वाई एक्स के समांतर होगा। और तीसरा कंडीशन यहां से यदि सी बराबर क्या पाया जाता है 0, तो उस कंडीशन में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी बराबर 0 हो तो समतल जेड एक्स के समांतर होगा। अब उसके बाद में बात करते हैं एक तीसरी कंडीशन, उसके लिए बात करते हैं कि यदि उसमें भी पहली कंडीशन ये आएगी कि यदि a बराबर 0 हो और d बराबर भी 0, a भी 0 हो और d भी 0। दूसरी कंडीशन b बराबर 0 हो और d बराबर 0। तीसरी कंडीशन c बराबर 0 हो और d बराबर 0। यदि देखो d बराबर 0 होता है तो समतल मूल बिंदु से गुजरता है, a बराबर 0 होता है तो समतल x अक्ष के समांतर होता है। तो देखो यदि मेरे पास जैसे ये x अक्ष है, अब ये हमें यहां से a बराबर 0 और d बराबर 0 में ये आया कि d बराबर 0 तो मूल बिंदु से गुजरेगा, ये मान लेते हैं मूल बिंदु, तो यहां से तो समतल गुजरेगा ही गुजरेगा। साथ में यहां दे रखा है कि समतल x अक्ष के समांतर है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो मूल बिंदु को छोड़ दे फिर x के समांतर हो जाए। इसका मतलब हुआ कि जो एक्सिस है वह है हमारे पास x अक्ष के क्या होगा, x जो समतल है वह x अक्ष से गुजरेगा। तो हम यहां से ऐसा कह सकते हैं, समीकरण क्या बनेगा dy प्लस सी जेड इक्वल टू 0, यहां से ax प्लस सी जेड इक्वल टू 0 और यहां से बना हमारे पास ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0। तो यहां से हम कह सकते हैं कि समतल x अक्ष से गुजरता है और इस कंडीशन में समतल y अक्ष से गुजरता है। और तीसरी कंडीशन जब c बराबर 0 d बराबर 0 हो तो समतल z अक्ष से गुजरता है। हो गया बच्चों। अब उसके बाद में अगली जो कहानी आती है वह है ये है कि यदि मेरे पास b बराबर 0 हो और c बराबर 0, यदि b का मान भी 0 हो c का मान भी 0 हो, फिर उसके बाद में हमारे पास ये आएगा कि a का मान भी 0 हो और c का मान भी 0 हो, और उसके बाद में हमारे पास आएगा कि a का मान 0 हो या b का मान 0। तो मैं एक चौथी कंडीशन और बताता हूं, इसके भी हमारे पास 3 भाग हैं, तो उन तीनों भागों को हम करते हैं। पहला भाग है a बराबर 0 हो और c बराबर 0, ठीक है। दूसरा जो भाग है वह है हमारे पास a बराबर 0 हो, नहीं सॉरी यहां से b बराबर 0 हो और c बराबर 0 हो। दूसरा है a बराबर 0 हो और c बराबर 0 हो। तीसरा जो भाग है वह ये हो कि a बराबर 0 हो और b बराबर 0। अब देखो यहां से हमारे पास जो समीकरण बना कि b बराबर 0 हो तो समतल y अक्ष के समांतर होगा, कंडीशन 1। दूसरी कंडीशन कि समतल z अक्ष के भी समांतर होगा। इसका मतलब ये हुआ सॉरी देखो ये 3 है, यहां से ये देखो, ठीक है। अब यहां में कहा गया है कि यदि b बराबर 0, तो देखो यहाँ b बराबर 0 तो कंडीशन क्या है कि समतल y अक्ष के समांतर है, तो समतल y अक्ष के समांतर है तो ये समतल y अक्ष के समांतर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में है c बराबर 0 हो, तब उस कंडीशन में हमारे पास ये है कि समतल z अक्ष के समांतर है, तो ये समतल z अक्ष के भी समांतर हुआ। तो इसका मतलब जो समतल आया वह y अक्ष के भी समांतर है, z अक्ष के भी समांतर। इसका मतलब क्या हुआ कि वह समतल इस x अक्ष के लंबवत है, वह समतल इस x अक्ष के लंबवत है। तो यहां से हमारे पास समतल का जो समीकरण बना वह बना b बराबर 0 और c बराबर 0 पे कि ax प्लस डी इक्वल टू 0, यहां से आया by प्लस डी इक्वल टू 0 और यहां से आया हमारे पास cz प्लस डी इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन आई कि समतल x अक्ष के लंबवत है। उसके बाद में है ये हो जाएगा समतल y अक्ष के लंबवत है और उसके बाद में ये हो जाएगा कि समतल z अक्ष के लंबवत है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ उसकी प्रॉपर्टी थी, विशेष परिस्थितियां थी।
ये इतनी ज्यादा काम में हमारे पास प्रश्नावली में या एक्सरसाइज हल करने में हमारे पास नहीं आएगी। फिर भी यदि हम देखें तो हमारे पास कैसी कैसी कंडीशन बनती है ये हमने देखा। क्या देखा कि यदि हमारे पास कोई समतल दिया है उसका समीकरण ये है, तो यदि हमारे पास d बराबर 0 तब क्या होता है, a बराबर 0 तब क्या हो, b बराबर 0 तब क्या हो, c बराबर 0 तब क्या हो। यदि a और d दोनों का मान 0 हो, b और d दोनों का मान 0 हो, c और d का मान 0 हो, या फिर b और c दोनों का मान 0, या a और c दोनों का मान 0, या a और b दोनों का मान 0, तब हमारे पास समतल का रूप या समतल किस प्रकार से बनता है, समतल का समीकरण हो। और यहां से हमारे पास जो निष्कर्ष क्या निकलता है वह हमने देखा। हमारे पास निष्कर्ष यही निकला कि यदि d बराबर 0 तो समतल मूल बिंदु से गुजरता है, a बराबर 0 समतल x अक्ष के समांतर है, यदि b बराबर 0 तो समतल y अक्ष के समांतर होगा, यदि c बराबर 0 समतल z अक्ष के समांतर होगा। ये सब मैंने आपको बताया है। आज की क्लास में बच्चों इतना ही। अगली क्लास में हम फिर यहाँ से समतल वाले टॉपिक से इसका जो अगला भाग है, अगले जो टॉपिक है हमारे पास पॉइंट है, उनसे स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद।